एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव था। उस गांव में एक घर में रहती थी शांता देवी, जो हमेशा अपनी बहू को डांट लगाती रहती थी। जब देखो जब घर में बैठी रहती हो किताबों को लेकर, अगर पढ़ना ही था तो फिर शादी क्यों करवाई, पढ़ने लिखने वाली बहू कभी घर नहीं संभाल सकती, ऐसा कहकर शांता देवी चली जाती है। यह है कविता, जवान और बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की लड़की। और ये है कविता का पति जगदीश, जो माँ का आज्ञाकारी बेटा और पत्नी के लिए नरम दिल इंसान था। सुनो बहू, गोबर के उपले बना देना, कल ख़त्म हो गए। और हाँ, उन्हें धूप में कच्चे मत रखना, अच्छे से सुखाना, नहीं तो फिर जलेंगे नहीं। इस तरह शांता देवी कविता को पूरा दिन कुछ न कुछ काम बताती रहती। जब देखो जब उसे ताना देती रहती। वह उसे पढ़ने का कभी भी मौका नहीं देती थी। ये देखो, फिर से तुम किताबें लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक घर का पूरा काम ख़त्म ना हो जाए तुम किताबें नहीं ले सकती। जाओ, 2 घड़े कुएं से पानी लेकर आओ, गोबर के उपले बनाओ, फिर दोपहर में जाकर खेत की मेड़ से घास भी काट कर लानी है। और हाँ, आंगन को अच्छे से साफ कर देना। ठीक है माँ जी, बस आधा घंटा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। कविता तभी जाती है और अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा देती है। लेकिन कविता की सास को कहाँ शांति थी। वो फिर से उसके काम में टांग अड़ाने के लिए पहुंच जाती है। वह उसे दिन रात ताने देती रहती है। चाहे कविता कितना भी काम कर ले, लेकिन उसकी सास कभी खुश नहीं होती थी। अब कविता कुएं से पानी लेने गई तो भी वह खुश नहीं होती। कविता सारा काम खुद से ही करती थी। बाजार का काम होता तो भी वह उससे ही करवाती, कभी भी अपने बेटे को काम के लिए नहीं बोलती थी। एक दिन कविता सोचती है, क्या मेरे सपने सब बेकार है, क्या मैं कभी नहीं पढ़ लिख सकती। लेकिन अगले ही पल वह सोचती है कि मैं कर सकती हूँ। अरे, कब का दिन निकल आया है और मुझे अब तक एक कप चाय भी नहीं मिली है। मुझे लगता है तुम फिर से उन किताबों को लेकर बैठ गई हो। इतनी ही देर में कविता वहाँ पर आ जाती है। बहू, तुम आज फिर से किताबें लेकर बैठ गई हो। देखो तो ज़रा कितना समय हो गया है और तुमने मुझे अभी तक चाय भी बनाकर नहीं दी है। तुम इन किताबों को छोड़ क्यों नहीं देती हो। नहीं माँ जी, अभी आप रुके, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप गुस्सा ना करें। आज मेरा ध्यान थोड़ा किताबों में लग गया था, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चला। आप अपने कमरे में चलकर बैठे। उसकी बात सुनकर उसका बेटा जगदीश आ जाता। क्या हुआ माँ, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। अरे बेटा, देखो ना कितना समय हो गया है और मुझे इस घर में अब तक एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। माँ, तुम इतना गुस्सा मत करो, चाय ही तो है, मैं ले आता हूँ आपके लिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माँ। हाँ हाँ, तू तो तरफदारी करेगा ही अपनी बीवी की। अब तू चाय बना कर लेके आएगा मेरे लिए और उस महारानी को कमरे में जाकर सुला दे। अब इस घर में मेरा क्या काम है। तभी नाश्ता कर कर जगदीश भी खेतों की तरफ चला जाता है। पीछे से कविता की सास तो हमेशा की तरह उस पर काने कसती है। बहू, खेत में जाओ और वहाँ से मिट्टी उठाकर लेकर आओ, घर का सारा आंगन नया पोतना है। और तुम बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं देती हो। बहुत सारे तो तुम्हारे बर्तन पड़े हुए, जाकर बर्तन और कपड़े दोनों काम करो। कविता शाम को थककर अपने कमरे में आती है तो वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मेरा तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और वह कविता से पूछता है, कविता
तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। आज तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तभी कविता बोलती है, क्या बताऊं जी, सारा दिन मेरा काम में निकल जाता है, मुझे पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। और एक अम्मा जी हैं कि जब देखो तब मुझे काम काम दिए रहती है। उन्हें तो जैसे मेरा सपना बोझ लगने लगा है। वो मेरी इतनी बड़ी दुश्मन क्यों बनी हुई है? मैं दिन रात काम करती हूँ लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होती हैं। और मेरे पढ़ाई के नाम से तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं मैं इस जन्म में कभी कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अब तो मुझे मेरे सपना, मेरी बातें और मेरी रातें सब बोझ लगने लगी हैं। अगले दिन जगदीश अपनी माँ के पास बैठता है तो उसकी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़े दिनों बाद मेरे पास आकर बैठे हो, मुझे भी बताओ। माँ, कविता रात को बहुत रोई। वो बता रही थी कि आप उन्हें पढ़ने नहीं देती हैं। क्या बात है माँ, क्या उसका सपना सपना नहीं है? आप क्यों उसके सपने की दुश्मन बनी हुई हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। आप उन्हें पढ़ने दें माँ। बेटा, आखिर क्या करेगी बहू पढ़ लिख कर? बहुओं का काम तो घर का चूल्हा और चौकी करना है, लेकिन तुम हो कि उसे पता नहीं क्यों बड़ा चढ़ा रहे हो। वो अपना घर देखे, परिवार देखे, मुझे संभाले। नहीं माँ, हम थोड़े बहुत उसकी काम में मदद करेंगे तो वो पढ़ सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है। कल को गांव के लोग यही करेंगे कि आपकी बहू अफसर बन गई। हाँ हाँ बेटा, अफसर बन गई। अब मेरी उम्र देखो, क्या मेरी उम्र है काम करने की? मुझसे तो इस घर का काम नहीं होगा। अगर तुझसे होता है तो तू कर। हाँ माँ, मैं सुबह घर का काम करूँगा, फिर खेत में जाऊँगा और कुछ काम शाम को आकर करूँगा। लेकिन आप कविता को उसका सपना पूरा करने दीजिए, आप उसके रास्ते में मत आइए। मेरी आपसे यही विनती है माँ। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी के रास्ते में क्यों आऊँगी? मुझे चाहिए क्या 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय। मुझे वो समय पर मिल जाए, मैं और कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अपने बेटे के समझाने के बाद कविता की सास थोड़ी नरम पड़ जाती है। ठीक है माँ, आप थोड़ी बहुत कविता की मदद करा दीजिए और कुछ मैं करवाऊँगा, इससे वो अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल पाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। जगदीश ने अपना वादा पूरा किया। वो कविता का घर के सभी कामों में अपना हाथ बटाता था। इधर कविता की सास भी उसके साथ रसोई के काम में हाथ बटाती थी। वो दोनों सास बहू मिलकर घर का सारा काम करती थी। 2 महीने बाद परीक्षा की तारीख नज़दीक आ गई। जगदीश और कविता दोनों शहर परीक्षा देने के लिए चले गए। अब इंतज़ार था तो बस परीक्षा के परिणाम का। कुछ ही दिनों बाद कविता के परीक्षा का परिणाम भी आ गया। एक दिन डाकिया जगदीश के घर आकर उसे ज़ोर से आवाज़ लगाता, अरे ओ जगदीश, कविता बहू के नाम चिट्ठी आई है। जगदीश आता है और उस डाकिये से कविता की चिट्ठी ले लेता है। वो कविता को बोलता है कि तुम पढ़कर सुनाओ। आपका ग्राम विकास अधिकारी सेवा में चयन हुआ है। अपने कागज़ आकर ऑफिस में जमा कराएं। कविता इस तरह उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाती है। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कविता की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो कविता, आज तुम्हारा सपना सपना नहीं रहा, आज वो हकीकत में बदल गया है। मैंने कहा था ना कि तुम ये कर सकती हो। आज तुमने कर दिखाया। और अम्मा देखो, हाँ बेटा, आज तुमने कर दिखाया। आज मैं सबको कह सकती हूँ कि मेरी बहू अफसर है। तुमने मेरा नाम रोशन किया बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। इस तरह उसकी सास उससे माफ़ी मांगती है। तभी उनके घर पर सरपंच और कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अरे वाह शांता देवी, आपकी बहू तो अफसर बन गई है। आपकी बहू हमारे गांव की पहली बहू है जो अफसर बनी है। बधाई हो। और हमारा मुंह भी तो मीठा करवाओ। इसने तो
आपके नाम को बहुत ज़्यादा रोशन किया है। इसने आपके नाम को नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव के नाम को रोशन किया है। हमारे गांव की बहू अफ़सर बन गई, हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि गांव की हर बहू और हर बेटी को पढ़ना लिखना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और हमारे गांव समाज का नाम रोशन कर सकें। अरे हाँ हाँ सरपंच जी, मैं भी यही कहती हूँ कि हमें हमारे घर की बहू बेटियों को खूब पढ़ाना लिखना लिखाना चाहिए। उनकी आंखों में जो सपना होता है उसे पूरा करना चाहिए। सपना किसी की जात धर्म या घर देख कर नहीं आता, सपना तो किसी का भी हो सकता है। हमें बस उसे पूरा करने में अपना योगदान देना चाहिए। हमारी बहू बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।